हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 1.3 की ओर थे, तो हमने 1.2 तक कर ली थी। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। तो 1.3 हम आज शुरू करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तीनों मैं आपको एक एक करके सारा बता दूंगा। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ सिर्फ संख्या चेंज होगी, बाकी सारे सवाल ऐसे कैसे आपको मिल जाएंगे। देखिए इसको आज करते हैं, किस तरह से करते हैं। लैंग्वेज वाला सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे सा सवाल है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.3। देखो फर्स्ट सवाल है 1.3 का। अब आपको क्या करना है कि आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मानना है। क्या मानना है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम किसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्यूब क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और यहाँ पर p एंड q क्या है? सहअभाज्य। देखिए सहअभाज्य का क्या कहने का मतलब क्या होता है? देखो जो HCF है किसका? P और Q का, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमारा ये सही होगा। ये चीज ध्यान रखना बस। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका वज्र गुणा करेंगे हम। तो ये कितना हो गया? √5Q बराबर P। मतलब P बराबर हो गया अपना √5Q। अब देखिए क्या करते हैं, ये थोड़ा स्टेप ही याद रखना। देखिए अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। देखिए इस तरफ p² हो जाएगा, इस तरफ √5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए p का p² ही आएगा। अब देखिए √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। और q का q² होता है। देखिए ये वाली समीकरण मिली, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोई भी संख्या है, मान लो मैंने 9 संख्या मानी, तो वो किससे कटती? एक तो 3 से कटती है। देखिए 3 से कटती है ना 3 बार। अब देखिए इसका जो √3 होगा वो भी किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा ना। अब कहने का मतलब ये हुआ, जो ये 5 है वो किससे विभाजित है? p² से, है ना। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 p² से विभाजित है, मतलब इससे कटेगा, विभाजित है। अब देखिए जैसे कि यहाँ था इसका स्क्वायर था, तब इसका रूट भी इससे कटेगा ना। तो यहाँ देखो p² से विभाजित है, तो 5 किससे विभाजित होगा? p से भी विभाजित होगा, p से भी विभाजित है। लिख दिया ना, p से भी विभाजित हो गया। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना। ये लैंग्वेज, आपको ये लैंग्वेज थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ पर जो p² था, देखो p को क्या मानना है आपको? यहाँ पर जो संख्या है जैसे कि 5 है, 5 का 5। अब q की जगह क्या मानना है आपको? r मानना है। तो p बराबर कितना हो गया? 5r। अब वही काम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करते हैं, p² बराबर 5r का स्क्वायर। अब देखिए p² की जगह क्या करते हैं, ये समीकरण 1 से, देखो क्या लिख सकता हूं मैं, समीकरण 1 से p² का मान। देखिए समीकरण 1 से p² का मान, देखिए समीकरण 1 से p² का मान क्या था? 5q²। अब यहाँ 5r² का r²। अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। तो इसको मैं 25r² भी लिख सकता हूँ। अब देखिए q² बराबर कितना आ गया? 25 बटे ये 5 इस तरफ से पक्षांतरण हो गया, इधर आ गया, और ये r² का r²। देखिए 5 एकम 5, 5 5 25, तो q² बराबर कितना आ गया? 5r²। सेम समीकरण हमारी 1 आई थी, वैसे वैसे 2 आई। अब वहां पर 5 p² से विभाजित था, तो यहाँ 5 किससे विभाजित है? q² से। तो मैं लिख सकता हूँ 5 q² से विभाजित है। किससे विभाजित है? विभाजित है। अब 5 q² से विभाजित है, तो 5 किससे भी विभाजित होगा? q से भी विभाजित होगा,
क्यू से भी विभाजित है, क्यू से भी विभाजित होगा या है। अब देखिए, अब मेन बात यहाँ आती है। अब अपने सबसे पहले यहाँ पढ़ा था कि सह अभाज्य है तो HCF पी क्यू का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में भी हमारा 5 आ रहा है, यहाँ पर देखो 5 से विभाजित है ये, और क्यू में भी किससे विभाजित है, 5 से। अब 5 से विभाजित, अब दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है पी और क्यू, तो इसका HCF 1 थोड़ी होगा, 1 नहीं होगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं हम 5 किससे विभाजित है, देखो 5 पी व क्यू से विभाजित है, से विभाजित है, अतः HCF पी और क्यू का क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा तो ये हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। इसीलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। तो हमने जो ये प्रूफ किया वो गलत है। गलत है तो सही क्या है, जो हमने माना था, देखिए तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखिए अब ये पूरा सवाल था, यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या थी, आपको अब संख्या चेंज कर देगा, देखिए 7 दे देगा, 1 दे देगा, 3 दे देगा, 9 दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको क्या करना है, बस वही स्टेप, ये पूरी स्टेप यही ध्यान में रखनी है। बाकी सब यहाँ देखो, यहाँ अगर 7 होता है इधर 7 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर वही 7 से कट जाएगी, सिर्फ सेम वही लैंग्वेज आएगी, पी और क्यू सब बाकी यही लिखना है अपन को सारे सवालों में। तो ये था हमारा कौन सा सवाल, फर्स्ट सवाल। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा कैसा, हमें फिर से करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट शीट पर। देखिए कौन सा है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका दूसरा सवाल करते हैं, वापस सवाल पढ़ रहा हूं आपको मैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना क्या, 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने ये मान दी। अगर ये परिमेय संख्या है 3 + 2√5, तो इसका हम किससे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी देखो q क्या होगा, 0 नहीं होगा, और यहाँ पर भी वही बात, p और q क्या होंगे, सह अभाज्य, क्या होंगे, सह अभाज्य। सह अभाज्य होंगे तो इसका HCF p और q का क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ये करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण करते हैं। देखिए ये 3 को मैं इस तरफ पक्षांतरण कर देता हूँ, कैसे, जैसे कि इधर 2√5 रह गया और इधर p/q था, तो ये 3 प्लस का था, इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखिए इस √5 को अलग रख देते हैं हम। अब यहाँ देखो p/q था, -3 था, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, और ये सारी कैसी है, परिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों कभी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर दोनों सेम नहीं हो सकती, उसका HCF भी एक नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो ये पूरी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो p/q -3/2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए तो क्या होगा, √5 p/q -3/2 इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी तो हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत, हमारी अवधारणा गलत होगी। अतः
3+2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं। तो ये था हमारा पूरा सवाल। तो सेकंड सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा सवाल था, किस तरह से करना वो भी आपको पता पड़ गया। अब इसके तीसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। तीनों पार्ट करवाऊंगा मैं, आराम से देखिएगा। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यही सवाल है, ऐसा ही सवाल है, ये एक ही लैंग्वेज में दे रखा और इसको अलग करके तीनों अलग अलग पार्ट दे रखे। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। पहला है 1/√2। देखिए, तो तीसरे का पहला करते हैं हम, तीसरे का फर्स्ट 1/√2। वही काम क्या माना? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये तो पहले हमें मानना ही पड़ेगा, परिमेय संख्या है। मान ली हमने ये। अब ये मान ली तो आगे क्या कर सकते हैं? देखो 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p और q, ये बार बार मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? सह अभाज्य। अगर सह अभाज्य है तो HCF इसका क्या होना चाहिए? p और q का 1 होना चाहिए। ये चीज भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब देखिए, अब इसको देखिए, ये 1/2 है और p/q है, इसको उल्टा कर देते। देखिए, इसको मैं 2/1 कर देता हूँ और ये भी उल्टा हो जाएगा ना, तो q/p भी उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, आपने बताया कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या है, ये 1/√2 था, अब ये √2 हो गया। √2 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अब p/q के रूप में जो देखिए, आपको दे रखा है q/p, तो इसका टेंशन नहीं लेना। देखो, p/q वाली सारी कैसी होती है? परिमेय। आपने लिखा तो देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, इसका एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको 2/1 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी ना, तो q/p भी एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, देखो q/p एक क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। एंड √2 एक क्या है? अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो आप बराबर मत करिए इसको। देखिए, ऐसा कर दीजिए, इज नॉट इक्वल टू q/p। अतः आप लिख सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। अतः क्या बोल सकते हैं? 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। इसका उत्तर हो गया ना। अब देखो, ये तीसरे का पहला था, सेम ऐसे ही करने, ये वाला भी ऐसा ही है और ये वाला भी ऐसा ही है। अब 7√5 करेंगे हम। क्या करेंगे? 7√5। तो हम यहाँ करते हैं इसको, इसका दूसरा, कौन सा? तीसरे का दूसरा, 7√5। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने, क्या करना पड़ेगा? माना 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना पड़ेगा हमें। क्या मानना पड़ेगा? उसका उल्टा, एक परिमेय संख्या है। मान लिया, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसकी परिभाषा होती है कि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? सह अभाज्य। क्या होने चाहिए? सह अभाज्य। सह अभाज्य होने चाहिए। अगर सह अभाज्य है तो इसका HCF p और q का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए, इसको पक्षांतरण कर दीजिए, √5 की जगह यही रहने दीजिए, p/q। अब ये गुणे में था, नीचे जाके बटे में आ जाएगा नहीं, ये तो ये बटे में। अब देखिए, ये अपरिमेय हो गई और ये पूरी परिमेय हो गई। अब देखिए, वही काम यहाँ पर भी, दोनों सेम नहीं होंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर p/q/7 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और √5 हमने पहले सिद्ध भी किए, √5 एक क्या है? अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये दोनों एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती तो आप यहाँ लिख सकते हैं √5 इज नॉट इक्वल टू p/q/7। लिख दिया ना। अब लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हमारी अवधारणा, ये चीज आपको लिखनी है वहां पर, हमारी अवधारणा गलत है। क्या है, रॉन्ग हो गई ना, हमारी अवधारणा गलत है, चूंकि √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने प्रूफ कर दिया ना। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है 6 + √2। सेम ऐसा ही होगा, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल 6 + √2। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है 6 + √2 तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जहां हमारा q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य। अगर सह अभाज्य है तो इसका HCF p और q का क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। बता दिया कैसे होना चाहिए। देखो q होना, अब इसको पक्षांतरण कर दो, रूट वाली संख्या को एक तरफ रखो, √2। अब p/q, देखो ये प्लस में है तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाते तो परिमेय संख्या ही आती है। ये नियम भी आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे आप बता देता हूँ। देखो परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाते तो परिमेय संख्या ही आती है। तो p/q एक परिमेय संख्या है, उसमें से 6 घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी, और ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप वापस यहाँ पर लिख सकते हैं p/q - 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं रूट वाली संख्या √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः लिख सकते हैं आप √2 इज नॉट इक्वल टू p/q - 6 लिख सकते हैं ना। तो आप कह सकते हैं हमारी अवधारणा गलत है, चूंकि 6 + √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने सारे सवाल यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिए। इसके 1.3 के 3 सवाल थे, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे के 3 पार्ट थे, हमने पूरे कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो धन्यवाद।